आपने केसेस सॉल्व किए हैं, कई बार आपके पास कल्प्रिट्स भी आए होंगे, तो क्या मॉरल एथिक्स पर आपको लगता है कि सॉल्व नहीं करना चाहिए इनके केसेस? सबसे पहले तो वो कल्प्रिट तब तक नहीं है जब तक उसको कन्विक्शन नहीं हुआ, वो एक्यूज्ड है। हर व्यक्ति को अपना डिफेंस रखने का, अपना बचाव करने का राइट है। जैसे कि अभी आप है क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, एक अच्छा बड़ा क्रिमिनल लॉयर साल में कितना अर्न कर सकता है? करोड़ में रहता है, ये समझ लो आप 5 करोड़ 6 करोड़ तो आराम से। जो बड़े एडवोकेट्स होते हैं उनकी पर हेयरिंग की फीस ही बहुत ज़्यादा होती है। ग्वालियर जैसे शहर में 4 से 5 क्रिमिनल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएं, इतनी उनकी पर हेयरिंग की फीस रहती है। दिखाया जाता है जॉली मूवीज हुई, जॉली LLB 1 2 3 जितनी भी आई हैं, सनी देओल सर का था तारीख पे तारीख, बहुत डायलॉग्स ऐसे। क्या कोर्ट के ट्रायल्स ऐसे तो होते नहीं है? ये सिनेमैटिक लिबर्टी कह लो कि वो लोग अपनी चीज़ों को कलात्मक रूप से पेश करने के लिए इस प्रकार से चीज़ें दिखा देते हैं। एक वकील फरियादी का है तो वो प्राइवेट एडवोकेट कर लाएं, तो ऐसा नहीं है। फरियादी की तरफ से ऑलवेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा, वो तो कोर्टरूम ड्रामा बना दिया जाता है। त्विषा मर्डर केस, आपके अकॉर्डिंग इसमें एंड में जो जजमेंट देगा वो त्विषा के फेवर में होगा या फिर अपोजिट में जा सकता है? अपन स्पेकुलेशन नहीं कर सकते इस चीज़ में, तो मतलब केस सॉल्व नहीं है। उसका मतलब है केस वहाँ से चालू हुआ है, अब ट्रायल चलेगी, ट्रायल के बाद जो जजमेंट आएगा आफ्टर दैट वी कैन से कि केस सॉल्व हुआ। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट रहेगा, फाइनल जजमेंट तो है नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को भी आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो पॉक्सो केस है क्या? इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा? हमको पता होता है कई केसेस में कि लड़की ने केस झूठा लगाया है, मॉनिटरी गेम करने के लिए लगाया है या फिर दबाव बनाने के लिए लगाया है, तो वो तो उनकी गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं। आज हमारे एक और गेस्ट हैं जिनका नाम है हिमांशु चतुर्वेदी। सर एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं, तो आज इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, कौन से मोस्ट ब्रूटल और क्रूशियल केस इन्होंने सॉल्व किए हैं उसके बारे में जानेंगे, और भी कई सारी ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी होने वाली है लेकिन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी। तो हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बिना देरी के चलिए करते हैं अपना पॉडकास्ट शुरू। तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे, स्टार्ट कर दिए तो जितने भी अभी तक आपने केसेस सॉल्व किए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बार विक्टिम्स को ही बचाया हो, कई बार आपके पास कल्प्रिट्स भी आए होंगे, तो क्या मॉरल एथिक्स पर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इनको सॉल्व नहीं करना चाहिए इनके केसेस, या फिर इनका साथ नहीं देना चाहिए कई बार? देखिए ऐसा होता है कि जब मैं क्रिमिनल डिफेंस एडवोकेट हूँ तो मैं डिफेंड करूँगा, तो डिफेंड विक्टिम को तो करेंगे नहीं। विक्टिम को आप प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पक्ष आप कोर्ट के सामने रखते हैं। और डिफेंस किसको करते हैं? जो एक्यूज होता है। सबसे पहले तो वो कल्प्रिट तब तक नहीं है जब तक उसको कन्विक्शन नहीं हुआ, जब तक उसको सज़ा नहीं हुई, जब तक कोर्ट ने उसको दोषी नहीं माना, तब तक वो कल्प्रिट नहीं है, वो एक्यूज्ड है। मतलब उसके ऊपर अभी केस चल रहा है, ट्रायल चल रही है, तो उसको अब। और दूसरी बात क्या है, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जो कहता है कि हर व्यक्ति को अपना डिफेंस रखने का, अपना बचाव करने का राइट है। उसको कोई भी देश का कानून, मतलब नॉट इन इंडिया, बाहर भी किसी भी कंट्री में उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, उसको छीना नहीं जा सकता। इवन अगर मुझे पता भी है कि सामने वाले व्यक्ति ने ये अपराध किया है, उसने चोरी की है, उसने लूट की है, उसने किसी के संग सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, उसने मर्डर किया है या अटेम्प्ट टू रेप किया है, मारपीट की है, तो मुझे उसको डिफेंड करना है, क्योंकि वो मेरे पास एज अ क्लाइंट आया और मेरी ड्यूटी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास कोई भी जाता है तो वो पेशेंट है। अब वो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छा है बुरा है, कई बार क्या होता है कि पुलिस एनकाउंटर करती है मुलजिमों का, पकड़ा, एनकाउंटर हुआ, गोली लग गई, उसको मेडिकल के लिए डॉक्टर पे ले गए। अब डॉक्टर ये कह के मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, ये अपराधी है और इसको पुलिस पकड़ के लाई। नहीं, उसकी मोरल ड्यूटी है, उसने जो ओथ लिए है, हिपोक्रेटिक ओथ जिसे कहते हैं, उसको वो इलाज करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मेरा एडवोकेट्स एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो मैं किसी को भी इस आधार पे मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं आपका केस इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आपने अपराध किया। इसके अगर मैं ऐसा करता हूँ या कोई भी एडवोकेट ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि अब अपन कल्प्रिट को जैसे सज़ा मिलती है तो उसमें वकीलों पे तो कुछ नहीं आता, जितने भी एडवोकेट्स हैं उन पर कोई बात नहीं आती है, बट क्या उससे रेपुटेशन भी ख़राब होती है कि नहीं ये लॉयर तो कल्प्रिट को बचा रहा था और विक्टिम की साइड से? ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कल्प्रिट नहीं, एक्यूज्ड है वो। जब तक उसको सजा नहीं हुई तब तक वो कल्प्रिट नहीं है। आफ्टर द कन्विक्शन, हाँ, आफ्टर एलिगेशन प्रूफ दैट इज कन्विक्शन हो गया तो कल्प्रिट हो गया। सही बात बोली आपने।
तो जब ऐसी सिचुएशन होती है उसमें रेपुटेशन को, क्योंकि क्लाइंट भी ये चीज़ समझता है कि आज अगर मैंने इस एडवोकेट को हायर किया है जो कि मुझे डिफेंड कर रहा है, तो कल को कोई बंदा जो कि विक्टिम है, जो कि फरियादी है, जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है, वो भी मुझे हायर कर सकता है जी। जब वो मुझे हायर करेगा तो मैं उसका पक्ष कोर्ट के सामने रखूंगा, उसकी बात रखूंगा, तो उसमें इमेज का कोई इशू नहीं आता। बट आई थिंक पब्लिक पे देखा जाए, मॉरल ग्राउंड्स पे अगर पब्लिक को देखा जाए जो इस समय सोशल मीडिया पे चलता है, आप जानते हैं, सो उनके लिए फिर वो लॉयर पे आ जाती है बात कि नहीं यार ये लॉयर उसको डिफेंड कर रहा है। सो उससे जितने भी एडवोकेट्स हैं उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, इस चीज़ को हम लोगों को टैकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हमारा काम है, इट इज़ आवर जॉब। ये हम यहाँ पे इसमें मोरालिटी में नहीं घुसते हैं कि हमारी मोरल ड्यूटी नहीं, हमारी मोरल ड्यूटी हमारे क्लाइंट के प्रति है, जो व्यक्ति हमारे पास आया है कि यार मुझे आपसे अपना केस रिप्रेजेंट करवाना है। सही कह रहे हैं। अब चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, पहले प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था और अपना ऑडियो वीडियो जो विजुअल मीडिया होता था वो हुआ करता था। अब सोशल मीडिया के ज़माने के टाइम से क्या हो गया है कि लोगों ने मीडिया ट्रायल चालू कर दी है कि भाई ये वकील साहब इसको बचा रहे हैं, ये मुद्दे को बचा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है, उसमें हम लोग इतना डीपली नहीं जाते। ठीक है, हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आदमी क्या सोच रहा है हमारे बारे में उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है फीस मिल रही है। ये बात तो सही, फीस मिल रही है तो फिर कुछ नहीं दिखता, फिर तो जब फीस है तो अच्छी वाली बात है। आजकल एक केस बड़ा वायरल चल रहा है, त्विषा मर्डर केस। आपने भी उसके बारे में स्टडी किया होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा। 5 महीने हुए थे शादी को, उसके बाद वो उन्होंने कॉल किया है कि मैं घर आ रही हूँ, टिकट बुक किया। अभी तो सॉल्व भी हो गया है वो केस बहुत हद तक, फिर भी आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या त्विषा को जजमेंट जो आएगा एंड में, जो जजमेंट देगा वो त्विषा के फेवर में होगा या फिर अपोजिट में जा सकता है? देख, अपन स्पेकुलेशन नहीं कर सकते इस चीज़ में। जैसे आपने बोला कि काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है, तो जो लेमन टर्म्स है, मतलब जो आम आदमी है, वो ये समझता है कि पुलिस ने 2 मुलजिमों को पकड़ लिया, जैसे उसकी सास जो कि रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह जी है और उसके हस्बैंड समर्थ को पकड़ लिया, तो वो लगता है कि आरोपी पकड़ गया, दैट मीन्स केस सॉल्व हो गया। नहीं, उसका मतलब केस सॉल्व नहीं है, उसका मतलब है केस वहां से चालू हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ, अभी तो ट्रायल्स लगेंगे। ट्रायल चलेगी, जो ट्रायल चलेगी, ट्रायल के बाद जो जजमेंट आएगा, आफ्टर दैट वी कैन से कि केस सॉल्व हुआ। ओके। और अच्छा, दूसरी बात, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट रहेगा वो भी कोई फाइनल जजमेंट तो है नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को भी आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, ओके। हाई कोर्ट के जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट अ फाइनल जजमेंट। जज जो बैठा है उस कुर्सी पे, जो बैठा है उसके भी व्यूज़ होते हैं देखने के। कई जजेस होते हैं जो कन्विक्शन माइंडेड होते हैं, जो कि कैसा भी केस हो, मतलब थोड़ा सा टफ केस होगा तो उसमें वो सजा देते हैं। कई जजेस होते हैं जो लिबरल होते हैं, जो कि एक्विटल ज़्यादा करते हैं। जी जी। तो ये इसमें कोई गलत नहीं है कि मतलब कोर्ट हर चीज़ को एक नज़रिए से नहीं देख सकता। अब रही आपकी बात कि आपका कहना है कि उस जज में आगे क्या होगा, केस में किसके फेवर में जाएगा, तो ये कोर्ट का विषय है। अब पुलिस क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट में क्या लाती है, जो त्विषा के जो वकील रहेंगे, जो फरियादी के वकील रहेंगे, वो किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिफेंस एडवोकेट रहेंगे गिरबाला सिंह और उनके हस्बैंड की, सॉरी उनके बेटे की तरफ से, तो वो किस प्रकार से उनका डिफेंड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो केस के बारे में इट्स अनसर्टेनिटी की, अभी से अपन उसको कुछ बोलें, कमेंट करें। बट क्या कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो आई थिंक आप लोगों को मालूम हो, बिकॉज यू आर एडवोकेट्स और आप लोग ज़्यादा डीप में केस को एनालिसिस करते हो, और जो हम लोगों को नहीं मालूम और हम लोगों के माइंड में कुछ और ही चीज़ चल रही हो? देखिए, सबसे मेन चीज़ जो मैंने, मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं नहीं समझता कि और कोई व्यक्ति क्या सोचे, कि ये बात उस लड़की की जो चैट्स लीक हुई थी, जो मतलब किसी ने भी जो गिरबाला सिंह जी की तरफ से गया हो, मतलब डिफेंस में उन्होंने अपने दिया हो, या उस लड़की के किसी फ्रेंड ने या ब्रदर ने या माँ ने, किसी ने किया हो, उसके फैमिली मेम्बर्स ने, तो उसमें वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैं मतलब अंडर किसी ड्रग्स के उसमें हूँ, इन्फ्लुएंस में हूँ, बिकॉज उसका कहना है, मतलब उसके बारे में लोग बताया गया है कि वो मेडिकल, उसके संग थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इशू चल रहे थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे थे, वो दवाइयाँ लेती थी, तो ये बात तो फैक्ट है। अब उन चैट्स में कहीं पर भी दहेज मांगने के एलिगेशन या फिजिकल अब्यूज़ या फिर मारपीट का कहीं भी जिक्र नहीं है। इवन उसकी चैट्स में बस एक ही चीज़ आ रही है कि मतलब मेरे से बात नहीं कर रहा है मेरा हस्बैंड, और मेरा मैंने जो भी अबॉर्शन करवाया है, बस उसके लेके दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। अबॉर्शन भी उसने अपनी मर्जी से करवाया था, ये बात भी इसमें आई है।
तो कहीं अब क्या होता है कि जब कोई लड़की के साथ कोई घटना होती है तो लोग की सिंपैथी ऑटोमेटिकली लड़की की तरफ हो जाती है। बीच में अभी एक आपने देखा होगा एक केस हुआ था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपना सुसाइड किया था, एक काफ़ी वीडियो बना के भेजा। तो उस टाइम पीरियड तक लोगों की सिंपैथी मेल्स के प्रति चली गई थी कि नहीं, मेल्स ऑल्सो फेस दिस काइंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज। पर अब जैसे ये नया केस हो गया तो सिंपैथी शिफ्ट हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि विदाउट ट्रायल लोगों ने उनको मुझे मान लिया, मतलब एक्यूज सॉरी कल्प्रिट मान लिया है कि भाई ये सजा पड़ गई है, नहीं किया है, ऐसा है। तो वो अपन इतनी जल्दी उसमें कमेंट नहीं कर सकते। तो मैं आज एक केस मैंने भी देखा, सूरज चौहान करके बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। तो इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, बहुत समय पुराना केस है, बट मैंने इंस्टा नहीं चलाता इतना, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी अपनी बात भी हुई, मैं बाकी कामों में लगा था। मैंने आज सूरज चौहान करके केस देखा। तो इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स दे सकें। ये मतलब 4-5 लोग थे, वो ईद का समय था, 29 मई की ईद थी और ये लोग शायद फ्रेंड्स भी थे या जानने वाले थे, जो भी था। क्योंकि जब तक दोस्त नहीं होंगे या मिलने वाले नहीं होंगे इतना आप मिलने नहीं जाओगे। अब हो सकता है किसी बात पे उनके बीच में कोई बात विवाद हो गया हो और उन्होंने उसको चाकू मार दिया, मर गया वो लड़का। अब उसका एनकाउंटर का, देखिए एनकाउंटर की स्टोरीज पर तो मैं एज ए एडवोकेट बिलीव नहीं करता, क्योंकि पुलिस तो चार्जेस का एनकाउंटर कर देती है। पुलिस को पकड़ना होता है तो वो दिखाने के लिए, मेडल्स बटोरने के लिए और पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए एनकाउंटर कर देती है। लोगों को लगता है कि कई बार गलत लोगों के एनकाउंटर होते हैं, बहुत होते हैं, तो अपन उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। फिर यूपी पुलिस है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि अभी आपने बताया आप डिफेंस, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं, आपने कितने केसेस आज तक सॉल्व किए हैं? ऐसा तो देखो आइडिया तो मेरे को मैं नहीं लगा सकता, पर अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये कहना चाहिए कि रनिंग में बहुत सारे केसेस, अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस केसेस हैं जो कि रन कर रहे हैं। काफ़ी सारे डिस्पोज भी हो चुके हैं, तो रेशो अच्छा रहा है, मतलब मेरा विनिंग रेशो कह सकते हैं उसको, अच्छा रहा है। तो अभी तक आपने सबसे ज़्यादा क्रूशल या सबसे ज़्यादा ब्रूटल केस कौन सा सुना है अभी तक अपने आसपास, अपने ग्वालियर में? एंड सबसे ज़्यादा ब्रूटल और क्रूशल केस कौन सा सॉल्व किया है? देखिए मेरे पास जो मैंने सुना है, जो आपने ब्रूटल और क्रूशल बोला, एक केस हुआ था जिसमें एक बच्ची को एक शादी में से एक बंदा एबडक्ट करके ले गया था और वो उसको फिर पहाड़ी पे उसने उसके साथ रेप किया था और उसका फिर मर्डर कर दिया था पत्थर पटक के। तो वो केस काफ़ी ख़तरनाक था और उसमें ग्वालियर सेशन कोर्ट ने, पॉक्सो कोर्ट ने उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी थी। तो वो केस है, मतलब अच्छा केस था, वो क्रूशल था। और रही मेरे करियर की बात, तो मेरे करियर में अभी काफ़ी सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं। मतलब मैं चूँकि इसलिए एज ए एडवोकेट होकर उनके बारे में डिटेल्स आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है कि कौन सा केस मेरे पास है या नहीं है। बट हाँ, एक केस था जिसमें मतलब एक लड़की और लड़का दोनों फ्रेंड्स थे। चूँकि लड़की अंडर एज थी, लड़का भी अब माइनर से 1 साल बड़ा ही था, मतलब 18 प्लस ही हुआ था, 18 प्लस हुआ था। हाँ 18.5 मान लो। लड़की जो थी 16-17 के समथिंग थी। तो दोनों एक दूसरे से दोस्त थे, बात करते थे। क्रूशल नहीं कहेंगे, मतलब एक अच्छा केस कहेंगे उसमें। अब लड़की ने घर वालों के प्रेशर में आके, मतलब पकड़ लिया होगा बात करते या दोस्ती में, तो घर वालों के प्रेशर में आके उस लड़की ने लड़के के खिलाफ FIR करवाई। छेड़खानी की FIR हुई, पॉक्सो भी था क्योंकि मैं माइनर थी, तो ऑब्वियसली बात है पॉक्सो लगा और केस चला पॉक्सो कोर्ट में। आफ्टर दैट ट्रायल हुई, मतलब उसमें बयान हुए, लड़की के बयान हुए, लड़की की नानी थी उसके बयान हुए, उसकी मदर के बयान हुए, काफ़ी लोगों के। कंटेस्टेड केस था, सब ने अगेंस्ट ही बयान दिए कि हाँ इस लड़के ने ऐसा किया ऐसा किया। अब चूंकि वो केस फेक था, फेक होने के कारण उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमारा काम है पकड़ना, हमारे को क्रॉस करना है। तो इस क्रॉस में हम वो सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो लड़का एक्विटल हुआ, क्योंकि वो वास्तव में निर्दोष था, उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। वो केस अच्छा था मेरी लाइफ में। अभी मेरे को अभी आपने ये बताया केस, तो मेरे को ये जानना था, वो 18.5 का लड़का, उस पर केस कर दिया पॉक्सो का। पॉक्सो एक केस, मैं अभी पॉक्सो के बारे में भी आपसे आगे डिस्कस करूँगा। उस पर पॉक्सो का केस हो गया। अगर किसी पे केस हुआ है, अब वो केस वो भले ही जीत गया, वो आरोपी था एक तरीके से, लोगों के लिए तो कल्प्रिट ही था और विक्टिम ने कल्प्रिट बना ही दिया था, विक्टिम हो गई लड़की। उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे फ्यूचर में, बट कल्प्रिट पे आ सकती है। अगर कोर्ट उसको बोल दे कि नहीं ये बिल्कुल इनोसेंट है, इसने कुछ भी नहीं किया है, और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स रिलीज हो गए, जजमेंट आ गया, तो भी क्या आगे चलकर उसकी जो करियर रहता है उसमें दिक्कत आती है?
ये डिपेंड करता है लोगों के सोचने के तरीके पे। अगर उसको अपन एज अ गवर्नमेंट जॉब में देखें तो अगर आपका एक्विटल हो जाता है तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई करते हो तो अगर आप एक्विटेड हो किसी केस में तो फिर आपको कोई भी जॉब लेने से नहीं रोक सकता, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट क्या कोई भी डिपार्टमेंट। ओके। अब रही प्राइवेट कंपनीज की बात तो वो उनका डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो रखें कि नहीं रखें, और जनरली कोई इतना माइंड नहीं करता। और पहली बात है प्राइवेट कंपनीज में आपके ऊपर ये लाइबिलिटी भी नहीं होती है कई जगह। प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज की बात ना करें, अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि आपको अपना क्रिमिनल हिस्ट्री डिस्क्लोज करनी है। गवर्नमेंट में आपके ऊपर लाइबिलिटी रहती है, आपके ऊपर बर्डन रहता है कि आपको, तो अभी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए इस समय आप। तो आपको अपना क्रिमिनल जो हिस्ट्री है वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। कोई केस रजिस्टर्ड हुआ था क्या, अगर हुआ था तो वो पेंडिंग है या फिर डिस्पोज हो चुका है। डिस्पोज हो चुका है तो आप एक्विटल हुए हो या कन्विक्शन हुआ है, तो ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। प्राइवेट में इतना कोई नहीं मांगता। और पर्सनल लाइफ की बात, तो जो व्यक्ति निर्दोष होता है उसके आसपास लोगों को पता होता है कि हमारा ये बंदा जो हमारा दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, वो निर्दोष है, तो उनका पर्सपेक्टिव ऐसा चेंज नहीं होता। अब बाकी समाज है तो वो तो कुछ भी सोच सकता है। अब जैसे भी अपनी अपनी मैंने आपसे बोलती एक क्वेश्चन के बाद आने वाला हूँ मैं। सो पॉक्सो, पॉक्सो केस है क्या? आजकल आप देख लीजिए फिल्म स्टार्स पे भी लगा है, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो आजकल रिसेंट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं, उन पे भी पॉक्सो लगा है। पॉक्सो केस इतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, और ज़्यादातर लोगों पे लग जा रहा है हाल के हाल, और कुछ लोग दोषी नहीं भी हैं। एक्चुअली क्या है, ये एक गलत टेंडेंसी हो चुकी है लोगों के जी बीच में जी। कि कोई भी जो कानून बनता है वो बनाया जाता है अच्छे के लिए, लोगों को बचाने के लिए, पर उसका मिसयूज उससे ज़्यादा होने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डाउरी केसेस और 498 ए। ठीक है, सबसे पहले जो 498 ए के केसेस में बढ़ोतरी हुई, मतलब लोगों 498 ए जो आप सेक्शन पढ़ेंगे 498 ए बनाया गया है, इसको अमेंडमेंट करके आईपीसी में ऐड किया गया था। Okay. इनिशियली ये सेक्शन था नहीं, अब तो बीएनएस में बाद चेंज में हो गया, amendment किया। बाद में अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया था। तो वो क्यों किया गया? क्योंकि महिलाओं के साथ शादी के बाद अत्याचार होते थे, उनको मारा पीटा जाता था, उनसे दहेज की मांग करी जाती थी, उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। ठीक है, तो हत्या जब होती थी तो 304 बी का सेक्शन भी आईपीसी में अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया, जो दहेज हत्या कहते हैं जिसको। इसी के साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लाया गया। अब चूंकि जब ये लाए किस लिए गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शादी के बाद महिलाओं को परेशानी आ रही है तो वो अपना मतलब उनके पास कोई लीगल राइट तो हो। अब जब ये सेक्शंस आए, ये एक्ट आया, लेकिन उसका मिसयूज चालू हो गया। फैमिलीज़ में अगर ज़रा सा इशू हुआ, लड़ाई हो गई हस्बैंड से या सास से ससुर से, तो महिलाओं ने झूठी शिकायत करना चालू कर दी। तो ये सब तो चलता रहा है। अब लेटेस्ट में जो ट्रेंड आ गया है, 498 में तो खैर चलते ही रहता है, और लेटेस्ट में जो ट्रेंड आ गया है वो पॉक्सो का और 376 का। क्या होता है कि किसी से मेरी दुश्मनी है, एक व्यक्ति की दूसरे से दुश्मनी है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारी किसी बात से ब्रेकअप हो गया, नहीं बन पा रही है, शादी नहीं कर पा रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि भैया शादी का झांसा देके मेरे संग इसने बलात्कार किया। अब चूंकि झांसे की कोई परिभाषा नहीं है, उसका कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप कैसे नापोगे कि उसने कब कब झांसा जिया। और देखो, झांसे का मतलब ये है कि जब आप उसके साथ संबंध बना रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे, फिजिकल हो रहे थे, दैट एट द टाइम आपका कंसेंट था, पर उस कंसेंट को आप डिनाई कैसे कर देते हो कि साहब इसने मेरे को इसलिए कंसेंट मेरा गेन किया था क्योंकि इसने मुझसे बोला था मुझसे शादी करेगा। तो इस प्रकार के केसेस बहुत आ चुके हैं जहाँ पर हमको पता होता है कई केसेस में कि लड़की ने ये केस झूठा लगाया है, कि मॉनिटरी गेन करने के लिए लगाया है, या फिर दबाव बनाने के लिए लगाया है, या कुछ भी, या गुस्से में लगाया है, तो वो एक अलग चीज़ है। इसी प्रकार से पॉक्सो है। पॉक्सो में बस ये हो गया है कि बच्चे छोटे होते हैं। अब चूंकि जैसे माइनर वाला जो मैंने आपको बताया कि जो टीनेज में बच्चे होते हैं वो घर से भाग गए या उनको घर वालों ने पकड़ लिया, तो ऐसी सिचुएशन में वो घर वालों के दबाव में आके केस लग जाता है। जेन्युइन केसेस भी बहुत होते हैं पॉक्सो में। आजकल छोटे बच्चों के साथ, इवन लड़कों के साथ तक गलत चीज़ें हो जाती हैं, लोग कर रहे हैं, तो वो तो उनकी गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। वो तो मेरे हिसाब से कभी भी ये चीज़ें तो हाँ, ये कभी नहीं बंद होंगी, नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की कहना है गिरने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी गिर सकता है। 2-2 साल के, 3-3 साल के बच्चों के साथ लोग गलत करते हैं कि मतलब उनमें आपको क्या ऐसी चीज़ दिख रही है कि आप ऐसा करने पे मजबूर हो रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से तो वो लोग जानवर से भी बदतर हैं। पर हमारी इस प्रोफेशन की मजबूरी ये है कि हमको उनको भी डिफेंड करना पड़ता है अगर वो हमारे पास आए हैं तो।
पर हमें पता होता है, हम उनको बता देते हैं कि भाई ये केस तुम्हारा ख़राब है और इसमें आगे कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। ओके। आपके इनिशियल डेज में जब आप अपना पढ़ाई करके एडवोकेट के आए, सो आपने ट्रेनिंग कहाँ पर ली एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ में देखने को मिला क्लाइंट्स को गैदर करने में अपने पास? मेरी तो खैर किस्मत बहुत अच्छी कहेंगे इस मामले में। कई स्टूडेंट्स हैं जो यंग एडवोकेट्स हैं जो परेशान होते हैं कि सर हमें सीनियर चाहिए, कोई सीनियर मिल जाए। जैसे मेरा क्रिमिनल में इंटरेस्ट रहा शुरू से। कई लोग होते हैं भाई क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, क्रिमिनल किसी ऐसे सीनियर के यहाँ हम लग जाएँ तो जगह नहीं मिल पाती है उनको या उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो मेरी तो कहानी ऐसी है कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा था। 2019 में मैंने अटैम्प्ट दिया है सिविल जज क्लास 2 के एग्ज़ाम का, सॉरी। तो उसमें मेरा प्री निकला, उसमें मेरा मेंस निकला। आफ्टर दैट इंटरव्यू हुआ, एक ही अटैम्प्ट दिया था, इंटरव्यू से मैं बाहर हो गया था फॉर सम रीजंस। तो ये चला, इसी दौरान जब मेरा मेंस हो चुका था और मैं कोर्ट में जाना मैंने चालू कर दिया था शौक में कि भैया 2-3 घंटे के लिए जाता हूँ। तो मैं उसी दौरान एक केस के सिलसिले में ग्वालियर के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं और मतलब क्रिमिनल में मेरे गुरु कह सकते हैं उनको आप, श्री अरुण पटेरिया जी। जी। तो उनसे मैं मिला, तो उन्होंने अप फ्रंट मुझसे कोई बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। मैंने कहा सर मैं अभी तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं कर नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, कभी मन बने तो बताना। फिर 2-3 बार जब भी मैं उनसे मिलता था तो वो एक चीज़ बोलते थे, तो मुझे लगा यार कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने एक्सपीरियंस ही गेन होगा उससे। फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। तो इनिशियली मतलब क्लाइंट्स के लिए तो देखिए मैं बताऊँ आपको, लोगों में क्या होता है कि यंग एडवोकेट्स जो कर रहे हैं, कई मेरे साथ के भी हैं जो भी ऐसा करते हैं कि वो पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी। कि मतलब मैं अगर कोर्ट जा रहा हूँ तो मुझे पहले दिन से, दूसरे दिन से या 3-4 दिन बाद से कुछ ना कुछ अर्निंग होने लगे, कुछ ना कुछ मिलने। हालांकि ये बात सही है कि अगर आप जा रहे हो तो आप अपना पेट्रोल खर्च कर रहे हो, पेट्रोल भी आजकल बहुत महंगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पैसों के पीछे ना भागते हुए आपको पहले काम सीखो, काम की बारीकी पकड़ो, सीनियर आपका जो कह रहा है उसको समझो, उससे आप पूछो। क्योंकि जो मेरे सीनियर थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कि सर मैं कैसे सीखूँगा। तो उन्होंने बोला हिमांशु जी बोलते हैं वो, मतलब उनकी अच्छी बात है कि कोई कितना भी जूनियर हो, ही इज़ अराउंड 78 ईयर्स राइट नाउ, और बहुत एक्सपीरियंस हो, 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा होता है 45 ईयर्स। वन ऑफ द बेस्ट क्रिमिनल एडवोकेट है वो ग्वालियर में। उन्होंने बोला हिमांशु जी मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखा पाऊँगा, ना मैं आपको बता पाऊँगा, आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको उत्तर दूंगा उस चीज़ का। तो जब कोई काम करते थे, हम कोई केस स्टडी करते थे या कोई केस तैयार करते थे या वो कुछ मुझे ड्राफ्टिंग लिखवाते थे, तो मैं उनसे पूछता था सर ये अगर अपन ने लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, या अगर वो क्रॉस कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ तो बाद में पूछता था कि सर ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था इसका रिलेवेंस क्या था, इससे हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने पकड़ी, गैदर किया, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे करियर आगे बढ़ा। तो क्लाइंट्स गेन करने में मुझे ऐसा सच कोई इशू कभी नहीं आया, क्योंकि जब मैं काम करता था तो लोग देखते हैं। अब हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ चलता है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कहते हैं उसको मार्केटिंग की लैंग्वेज में। कि मैंने एक क्लाइंट का केस लिया और उसके उसके केस को मैंने पूरी ईमानदारी से लड़ा। उसको मैंने कैसा भी करके, मतलब छोटी सी चीज़ भी हो, सपोज करिए मैंने उसकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी है थाने के लिए, उसका काम हो गया, तो उसकी नज़रों में क्या हुआ कि हाँ ये एडवोकेट अच्छा है, इन्होंने मेरा काम किया। इसने मेरे को वर्ड जो दिया था कि मैं आपका ये काम करूँगा, उसने मेरे को वो चीज़ कर दे दी। वो चीज़ मेरी हो गई। उसके अलावा अगर मैं क्लाइंट को सही सलाह भी दे रहा हूँ, वो भी बहुत मायने रखती है। क्लाइंट मेरे पास आया कि भैया ये काम होना है, अब मैं क्या करूँ, या तो पैसे के लालच में बोल दूँ हाँ ये काम हो जाएगा बताओ, भले ही मुझे मालूम है कि उस काम में उसका फ़ायदा नहीं है, पर मैं क्या करूँगा, उसको सही सलाह दूंगा कि नहीं भाई ये काम अगर आप करोगे तो इससे आपका ये नुकसान हो जाएगा, इसकी जगह आप ऐसा कर लो। पहले अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करनी चाहिए पैसे से पहले, क्योंकि अगर आपकी एक रेपुटेशन हो जाएगी, नाम बन जाएगा, तो दाम अपने आप आएगा। अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट आता है आपके पास। तो यही कर करके एक क्लाइंट सेटिस्फाइड हुआ, उसने 2 लोगों को बताया, फिर उसने 3 लोगों को बताया, तो ऐसे करके क्लाइंट बेस आपका बढ़ता है। सो सर मैं आपका एक पेज है द वकील साहब करके, उसको मैंने देखा, आप जिम फ्रीक है, तो जिम क्या पहले से आपको शौक था या फिर अभी आपने इनिशियल डेज में स्टार्ट किया? नहीं मैं बताऊँ, जिम मैं सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट करी थी, आई वॉज इन 12th क्लास। 12th मैंने पास आउट नहीं किया था, सर हाँ 12th में ही था मैं। तो मैंने स्टार्ट करी थी क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत दुबला पतला लैंकी जिसे कहते हैं वैसा था।
तो घर वालों ने कहा, लोगों ने भी कहा बहुत दुबले पतले हो, जिम जाया करो, कुछ करो। तो मैंने जिम स्टार्ट करी। लेकिन रेगुलरिटी कभी नहीं रही। मतलब अपन जा रहे हैं 2 महीने, छुट्टी में चले गए, उसके बाद स्कूल चालू हो गए, कॉलेज चालू हो गए, छोड़ दिया। ऐसा करते 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 शादी हो गई। शादी होने के बाद एकदम से वेट गेन होना चालू हुआ, पेट निकलने लगा, गाल फूल गए। इवन जब मैं लॉ परसू कर रहा था, एट दैट टाइम भी मैं अच्छा खासा बल्की हो गया था, चबी हो गया था, बेडॉल जिसे कह सकते हैं आप। तो मम्मी ने भी मेरी टोकना चालू किया कि क्या है, क्या हालत बना रखी है तुमने, पेट निकल रहा है तुम्हारा, कैसे हो रहे हो। तो एक माँ के लिए उसका बेटा जो होता है वो कभी मोटा नहीं होता। माँ हमेशा ये कहती है कि बेटा ने कुछ खाया नहीं है तो ऐसा दुबला हो रहा ही हो। और जब माँ आपको टोकने लगे दैट मीन्स कि आप वास्तव में मोटे हो रहे हो। फिर आपको वहाँ फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। मुझे थोड़ी चेतना जागी, फिर मैंने जिम ज्वाइन करी। और मतलब 1-2 जिम शफल्स भी करी। मतलब कि मुझे ये लगा कि यार यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मतलब कुछ मुझे फ़ायदा होगा, पर वो नहीं हुआ। फाइनली मैं जिस जिम में जाता हूँ, मैं जैसे फिटनेस में, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हुई। हालांकि अब फिर भी इतना मैं शेप में नहीं हूँ जितना मैं बीच में हो गया था, क्योंकि वर्कलोड रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। क्योंकि जिम के साथ आपकी डाइट बहुत मायने रखती है कि आप टाइम टू टाइम आप डाइट ले रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में आप उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि कभी ना कभी होता है कि मंचिंग कर ली, बाहर खा लिया हो गया। हालांकि मैं बाहर खाने से बहुत बचता हूँ, मतलब इन बिटवीन मंचिंग करने से। जो लोग होते हैं ना कि कहीं भी खड़े हैं तो वो मैंने खा लिया, मैं टाइम टू टाइम ही खाता हूँ। पर ये होता है कि कभी लंच स्किप हो गया, कभी यार आज कहीं बाहर गए, कहीं बैठे हैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो वो हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी। फिर भी मैं काफ़ी दोबारा से अभी मैंने एक 1.5 महीने से थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल किया है, तो वो चल रहा है। तो सर अब मैंने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कुछ क्रूशल केसेस होते हैं, जब कुछ इंपॉर्टेंट एक बड़े केसेस होते हैं, लाइक 26/11 हुआ था या जयपुर ब्लास्ट हुआ था। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट की तरफ से कई सारे कुछ स्पेशल जजेस या फिर कुछ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को रिकमेंड किया जाता है। तो इनको डिसाइड कैसे किया जाता है? क्या होता है कि एक स्पेशल कोर्ट करके एक्ट बना हुआ है, स्पेशल कोर्ट एक्ट बना हुआ है। स्पेशल कोर्ट एक्ट, उसमें स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है किसी भी चीज़, जैसे पॉक्सो इज स्पेशल, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनेगी। पॉक्सो की जो कोर्ट रहेगी वो स्पेशल कोर्ट है, उसमें पॉक्सो के केस लगेंगे। इसी प्रकार से चेक बाउंस के जैसे केसेस होते हैं 138 के, एनआईए के। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में, कहीं पे भी, तो वो अपने हिसाब से, मतलब अगर उसको लगता है कि इन केसेस के को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है या इन केसेस की संख्या ज़्यादा है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना सकती है। तो अब चूंकि वो हाईलाइटेड केस है और उसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल करनी है, और चूंकि सिक्योरिटी का भी रीज़न रहता है कि चूंकि वो आतंकवादी पकड़ा गया है, उसको लाना ले जाना, अब उसकी अगर नॉर्मल ट्रायल कोर्ट में या नॉर्मल कोर्ट प्रेमाइसिस में उसकी हियरिंग करेंगे तो वो बहुत रिस्क रहेगा। मतलब उसको लाने ले जाने में, उसको कहना चाहिए लॉजिस्टिक करने में कितना एनर्जी, कितनी मशीनरी, कितने पैसा बर्बाद होगा, तो वो भी देखा जाता है। तो इसलिए जैसे उस केस में हुआ था कसाब वाले में, कि वो जेल के अंदर ही कोर्ट चली होगी, कसाब को जेल से लेके ट्रायल कोर्ट तक लाना बहुत रिस्की था कि बीच में वैन उड़ा सकते हैं ताकि उनकी जो भी टेररिस्ट ग्रुप था उसकी बात ना खुले। तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा जो पुलिस पर्सनल हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो आसपास लोग हैं, आम लोग, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसकी ट्रायल उसी जेल में चलाई गई। तो ये गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है कि वो ऐसा कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें होती हैं। सो ये जो जज या फिर जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये लोग डिसाइड करते हैं, सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये लोग विनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं या एक्सपीरियंस के रेशियो में, कि किनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, कि जो टेररिज्म वाले केसेस देख चुके, क्योंकि अपना ग्वालियर तो टेररिज्म से अभी अछूता है, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं है जो इस एरिया में रहे हैं। अब जैसे अपने अभी कई पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, कुछ सिविल मैटर्स को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, कुछ क्रिमिनल में देख सकते हैं, कुछ 420 के मैटर्स को ज़्यादा। तो वो उनका जो क्राइटेरिया होता है, जो उनका बैकग्राउंड होता है, जो उनकी एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। ओके सर, जैसे कि अभी आप हैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, एक अच्छा बड़ा क्रिमिनल लॉयर साल में कितना अर्न कर सकता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बेसिक लेवल पर कितना कर लेगा? देखिए बेसिक पे आऊँ, जैसे अभी कुछ न्यूबीज़ हैं, यानी कि जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं एडवोकेट में, वो तो कहते हैं कि अभी उनको
बहुत मुश्किल से ही 4 केसेस भी मिल जाए महीने की, बहुत बड़ी बात रहती है। बेसिक से थोड़ा ऊपर अगर अपन आ जाए। देखिए, बेसिक से थोड़ा ऊपर ही मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा एडवोकेट अभी नहीं मानता, मतलब मैं इतना बड़ा एडवोकेट बन गया हूँ। बेसिक से थोड़ा ऊपर ही हूँ। तो अगर मॉडरेट लेवल के, अगर कोई मेरे लेवल पे अगर कोई बात करे, क्योंकि इनिशियली मैं ग्रो कर रहा हूँ, अभी ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, तो अगर आपके पास 50+ केसेस हैं, 60+ केसेस हैं, तो आप आराम से मंथ के 40 to 50,000 अर्न कर सकते ठीक है। हैं। आराम से अर्निंग बता रहा हूँ, खर्चा हटा के, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस उसको हटा के प्रॉफिट जो आपका रहेगा, जो आपकी जेब में पूरा जा रहा है 50,000 रुपीज़, वो आप आराम से अर्न कर सकते हैं। ओके। एंड इसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनकी एक बेसिक सैलरी फर्म पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर एक एवरेज भी पकड़ा जाए तो एवरेज कोई भी कॉर्पोरेट लॉयर कितना अर्न कर सकता है? देखिए, कॉर्पोरेट लॉयर डिपेंड करता है कि वो किस कॉरपोरेशन में बिलोंग कर रहा है। अब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर है तो उनकी तो सैलरी का कोई मतलब आप पैरामीटर भी नहीं सोच सकते कि वो 5 लाख भी हो सकती है मंथ की, 6 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो। और उसमें भी क्या होता है कि कोई एक कॉर्पोरेट लॉयर नहीं होता, उनका पूरा एक लॉ डिपार्टमेंट होता है। उसमें उनके पास असिस्टेंट भी होते हैं, उनके जूनियर्स भी होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं, पूरा डिपार्टमेंट है। तो वो तो उनकी किस कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। एज सच अपन उसमें क्या बोल सकते हैं। एंड इंडिया के अगर टॉप लॉयर्स कितना कमा रहे होंगे, डिफेंस क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स, एक रफ अमाउंट बता सकें साल का? साल का तो मैं अमाउंट एवरेज बता दो, मिनिमम बता दो, चलो। करोड़ में रहता है, ये समझ लो आप। फिर भी 5 करोड़ 6 करोड़ तो आराम से होता है। कि जो बड़े एडवोकेट्स होते हैं उनकी पर हेयरिंग की फीस ही बहुत ज़्यादा होती है। जितने में यहाँ पर ग्वालियर जैसे शहर में 4 से 5 क्रिमिनल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएं, क्रिमिनल ट्रायल्स, समझ गया, पूरा ट्रायल उतनी उनकी पर हियरिंग की फीस रहती है। पर हियरिंग की वेदर अपियरिंग इन हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट, 4 ट्रायल एक केस एक हियरिंग में। और वो भी उस हियरिंग में भी ऐसा नहीं होता कि कुछ प्रोडक्टिव हुआ। इफ ही इज कमिंग, भले ही एडजमेंट हो गया या केस नहीं सुनवाई पे आ पाया या कोई बात हो गई, नेक्स्ट डेट लग गई, तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी। आपके अकॉर्डिंग क्या कोई क्रिमिनल लॉयर साल का 50 करोड़ के अप्रॉक्स कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन है वो, क्या है, बिल्कुल कमा सकते हैं। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट कौन है, कौन। पर ये है कि डिस्क्लोज कौन करता है। वो तो ITR जाता है तो चला जाता है। आजकल सोशल मीडिया पेजेस से डिस्क्लोज होने लगा है कि ये इतना कमाते हैं, इनकी इतनी फीस है। वो भी एक लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि भैया ये पर हियरिंग के फलाने फलाने जो एडवोकेट हैं वो इतने लेते हैं और इनके इतने केसेस हैं, तो एक अंदाज़ा लगा लिया। अब वो आपको कोई उनसे पूछने थोड़ी जा रहे हो कि आप कितने कमा रहे हो, या वो आपको बता रहे हैं कि मैं इतने करोड़ कमा रहा हूँ। अब आप समझ लो यार, उनके बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में उनके घर हैं, बंगलोज हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में उनके करोड़ों के घर हैं, दिल्ली मुंबई में। तो आप लगा लो यार कितना कमा रहे होंगे। बात में पॉइंट है। तो सर आजकल एक मोस्ट ट्रेंडिंग मूवी चल रही है धुरंधर, उसमें दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया। जैसे उसमें केसेस दिखाया गया कि वो कहीं ना कहीं, भले वो कोई भी कहीं प्रोपागेंडा मूवी है कुछ भी, केसेस हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, सबको मालूम था डी गैंग ने किया है। दाऊद बाहर बैठा था तो उसको तो अरेस्ट आप कर ही नहीं सकते थे। पहली बात, इंडिया में कोई भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो या तो पाकिस्तान था या फिर वो दुबई था, फिर वहाँ से पाकिस्तान चले गया। अगर उसके कॉन्टैक्ट्स तो थे, यहाँ कई सारे बड़े कॉन्टैक्ट्स थे जिनको एक आध को ही अरेस्ट किया गया था उस समय, आई थिंक अबू सलीम या कौन। सो इन लोगों का अरेस्ट किया गया था, लेकिन और भी कॉन्टैक्ट्स थे, बहुत सारे फंड जो उनको करते थे, फंडिंग करते थे, वो लोग थे, उनको क्या अरेस्ट नहीं किया गया? देखिए, ये तो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। कभी भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने या गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया कि उसके साथ कौन कौन बंदा इन्वॉल्व है, किस किस सिटी में है, कहाँ कहाँ पर है। तो ये तो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। ये आप और मैं बैठ के बस केवल स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि वो लोग यहाँ बैठे हैं। हो सकता है कि वो इंडिया में हो ही नहीं, फंडिंग बाहर से ही हो रही हो। मैंने कभी ये नहीं सुना कि डी गैंग के खिलाफ कोई केस चल रहा हो या उसके खिलाफ कोई जजमेंट आया हो, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। डी गैंग का तो देखा जाए तो कोई अस्तित्व अब समाप्त हो गया। ऐसा कोई पर्टिकुलर गैंग का टैग नहीं रह गया कि ये बंदा डी गैंग से बिलोंग करता है। क्योंकि अब जो गैंगस्टर्स हो गए हैं, जो मतलब माफिया हो गए हैं, वो उस लेवल की गुंडागर्दी नहीं रही कि मतलब रास्ता चलते किसी को भी आप गोली मार रहे हो, या जो मूवीज़ में दिखाया जाता है गैंग वॉर चल रहा है, वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब बड़ी चीज़ों में वो लोग घुस चुके हैं। क्या है, कोई भी बंदा जो है अपराधी है,
जो माफिया है, जो अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है पैसा कमाना, ठीक है। अब वो पैसा गलत रास्ते से कमाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, स्मगलिंग करते थे, किडनैपिंग करते थे, सुपारी किलिंग करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। अब बहुत आसान चीज़ें हो गई हैं पैसा कमाने के लिए। साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड करो, पैसा कमाओ। ना हमें किसी पे ट्रिगर दबाना है, ना हमें किसी को धमकी देनी है, ना हमें एक्सटॉर्शन करना है। लोग बेवकूफ़ बैठे ही हुए हैं। कितने लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है अपने को पता भी नहीं है, पूरे एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर। तो ऐसा कोई डी गैंग का कोई अब अस्तित्व तो है नहीं, और जो बचे होंगे मेंबर्स आई थिंक वो फॉर ऑब्वियस रीजन वो इंडिया में तो होंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रीट शीटर्स हैं और कहीं ना कहीं अरेस्ट हो जाएंगे या पकड़े जाएंगे या मतलब एनकाउंटर हो जाएगा, ये चीज़ होती है। तो सर अब आते हैं, जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है, जॉली मूवीज़ हुई, जॉली LLB 1 2 3 जितनी भी आई हैं, या इसके अलावा और भी बहुत मूवीज़ हैं, बहुत दिखाया जाता है। हाँ सनी देओल सर का था तारीख पे तारीख, बहुत डायलॉग्स ऐसे। क्या कोर्ट के ट्रायल्स ऐसे तो होते नहीं हैं? नहीं, सो मूवीज़ में इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखाया जाता है? और कोर्ट के ट्रायल्स कैसे एक्चुअली होते हैं? बहुत से लोग कोर्ट नहीं गए हैं, आई नो। सो उन लोगों को भी पता चले कि ऐसा नहीं चलता है जाके वहाँ पे तारीख है, ऐसा कुछ भी जैसा जॉली में दिखाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ये सिनेमैटिक लिबर्टी कह लो कि वो लोग अपनी चीज़ों को कलात्मक रूप से पेश करने के लिए इस प्रकार से चीज़ें दिखा देते हैं। दूसरा, एक कॉमेडी करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब कोर्ट प्रोसीडिंग में मेरे को नहीं लगता है कभी कॉमेडी होगी इन रियल लाइफ। नहीं होती। थोड़ा बहुत हम लोग कभी कोई जजेस के साथ एक लाइट मोमेंट शेयर हो जाता है कि भैया अपने को काउंसिल के साथ जो हमारे सामने वाले वकील साहब रहते हैं या जजेस जो मजिस्ट्रेट्स जो बैठे हुए हैं उनके साथ कभी कोई हंसी मजाक कोई बात हो गई, एज सच कॉमेडी का माहौल तो अब अगर वो एक्चुअल कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखाएंगे तो मूवी बोरिंग हो जाएगी। तो वो इस प्रकार से पेश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट की ट्रायल जैसे चलती हैं। अब मूवीज में दिखाते हैं कि भैया एक वकील मुजरिम का है और एक वकील फरियादी का है, तो वो प्राइवेट एडवोकेट कर लाए। तो ऐसा नहीं है। फरियादी की तरफ से ऑलवेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा या एडीपीओ रहेगा या एजीपी रहेगा। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक जनरल टर्म है। एडीपीओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में, एजीपी सेशन कोर्ट में। आप हाई कोर्ट में जाओगे तो जीए रहेंगे या डबल एजी रहेंगे। तो वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड रहते हैं विक्टिम की तरफ से। उनको असिस्ट करने के लिए ज़रूर एक प्राइवेट एडवोकेट अपनी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव कर सकता है कि मैं इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करना चाहता हूँ इन दिस केस पर्टिकुलर, क्योंकि मैं इस केस के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ और मैं इनको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो असिस्ट के लिए आपको कोर्ट अलाउ कर देगा, पर उसमें आप कोर्ट के सामने खड़े होकर आर्गुमेंट नहीं कर सकते। जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कि वो फरियादी के वकील भी आ रहे हैं और ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड और सस्टेंड और ओवररूल्ड, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। वो तो कोर्टरूम ड्रामा बना दिया जाता है। जनरली जब हम चीफ या क्रॉस करते हैं तो खड़े होते हैं, जो गवाह होता है उसके पास पहले चीफ होता है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ जिसे कहते हैं। इसमें पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होता है वो गवाह का जो वर्जन है जो वो बोलना चाहता है वो लिखा जाता है, टाइप होता है। उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम क्रॉस करते हैं, उससे सारी चीज़ें पूछते हैं, उसको गवाह की वेरासिटी को, मतलब कि वो गवाह झूठ बोल रहा है ये कोर्ट के सामने दिखाना चाहते हैं हम, उसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली, कई बार तो देखो क्या होता है, बयान होते हैं तो कोर्ट का पूरा ध्यान रहता है मजिस्ट्रेट्स का, जजेस का, कि हम क्या पूछ रहे हैं, ये रिलेवेंट है कि नहीं है, अननेसेसरी लंबा क्रॉस तो नहीं हो रहा है, तो वो खुद ही टोक देते हैं। कई बार ऐसा होता है सिविल केसेस में, जहाँ पर वो सिविल केसेस में क्योंकि कोई पब्लिक गवर्नमेंट एडवोकेट तो होता नहीं, दोनों प्राइवेट पार्टीज होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा विवाद की स्थिति बनती है कि वो एक पक्ष के वकील साहब कहते हैं साहब ये क्वेश्चन गलत आ रहा है, ये, तो फिर वो वहाँ पे जब या तो कोर्ट मान लेता है कि नहीं हाँ ठीक है आपका क्वेश्चन गलत है, अगर वो नहीं मानता है तो फिर वो कहते हैं कि साहब मेरी आपत्ति लिखो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन। वो उनका जो ऑब्जेक्शन होता है वो राइट डाउन किया जाएगा कि इन्होंने इस स्टेज पे इस क्वेश्चन पे ये ऑब्जेक्शन किया, फिर उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट राइट डाउन कराएगा कि ये ऑब्जेक्शन अलाउ किया जा रहा है या डिसअलाउ किया जा रहा है। तो वो पिक्चरों जैसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड और ओवर रूल्ड, ये सब नहीं होता है। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि कॉल आया पुलिस के स्टेशन से कि सर अभी आपको थाने में बुलाया गया, अभी आप आइए। सो सर हमें जाना चाहिए विदाउट अ लॉयर या नहीं जाना चाहिए? और क्या पुलिस हमें फ़ोन पर ये बोल रही है कि अभी हम आपको आके अरेस्ट कर लेंगे अगर आप नहीं आए, या फिर हम आपको आके लेकर जाएंगे, ऐसा पुलिस कर सकती है? उन पर अथॉरिटी रहती है उस समय? ये देखिए पुलिस आपको बिना किसी रीज़न के डिटेन नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये बात सही है कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर होता है, जिसे आप उस समय एसएचओ कह लो या यहाँ कॉलेज में टीआई कह लो, कोई भी कह लो, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको थाने में समन कर सकता है। और सीआरपीसी या बीएनएसएस में ये प्रोविज़न है कि अगर वो समन कर रहा है, आपको बुला रहा है, तो वो आपको जाना पड़ेगा। अब वो समन
ओवर द कॉल भी हो सकता है, समन मतलब कॉल करना, ओवर द कॉल ओवर द फोन भी हो सकता है, या वो रिटर्न आपको नोटिस भी दे सकता है। अब रिटर्न नोटिस कई उन केसेस में दिए जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसमें जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर का नंबर डाल के आपको बाकायदा 160 का नोटिस दिया जाएगा कि आप आइए थाने से, आप हमको आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कई केसेस ऐसे होते हैं कि पुलिस के पास ऐसी भी पावर दी हुई है कि वो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने एक बहुत कॉमन सेक्शन सुना होगा, सेक्शन 151, 151 लगा दी पुलिस ने, कहते हैं 151 लगा दी। तो 151 इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि कहीं पे कोई विवाद की स्थिति ना हो, क्योंकि पुलिस का काम अपराध को रोकना भी है, ये ना अपराध के बाद इन्वेस्टिगेशन करना, मुलजिम को पकड़ना, ये तो है ही, अपराध होने से पहले उसको रोकना भी पुलिस की ड्यूटी है। तो इसी ड्यूटी को सीआरपीसी 150 में मॉडिट किया गया था कि पुलिस, जैसे आपने देखा होगा कभी आप खड़े होते हो तो पुलिस पूछती है रात बेरात अगर उल्टी सीधी जगह या अंधेरे में आप खड़े हो, क्यों भाई कैसे खड़े हो, चलो यहाँ से जाओ। अपन को लगता है कि यार इनको क्या करना, हमारी लाइफ है, हमारी लिबर्टी, हम कुछ भी करें, लेकिन नहीं। अगर आपके साथ कोई घटना उस जगह हो जाती है, आप अंधेरे में खड़े हो, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, कोई आपका मोबाइल छीन ले जाए, कोई आपके संग कोई घटना कर जाए, कोई महिला जा रही है उसके संग कोई छेड़खानी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पुलिस की भी लायबिलिटी है कि आप पेट्रोलिंग कर रहे थे तो आपने क्या देखा, आपकी गाड़ी वहां से निकली, आपने पेट्रोलिंग में देखा था ना कि वो बंदा खड़ा है, तो आपने क्यों नहीं उसको जाने दी। तो पुलिस का काम प्रिवेंट करना भी है क्राइम को होने से। तो उसी प्रिवेंशन के लिए कई बार पुलिस डिटेन भी करती है लोगों को, उन पर सेक्शन 151 की कायमी करके उनको कलेक्ट्रेट में पेश करती है, कि इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कलेक्ट्रेट, एसडीएम या तहसीलदार होते हैं वहाँ पेश किया जाता है, नॉट इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो भी करती है। हाँ, ये बात सही है कि पुलिस बिना किसी वारंट के या बिना किसी वजह के, अनटिल अनलेस वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ना हो, आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। थाने में बिठा लेते हैं कि बैठ गए, बैठो, जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और वो फरार हो गया, अब पुलिस क्या करेगी, उसके घर जाएगी, उसके फादर को बुला लेगी या उसके भाई को बुला लेगी, थाने आओ और बिठा लेगी। अब अपने भाई को फ़ोन लगा, उसको बुला थाने, क्योंकि पुलिस खुद मेहनत नहीं करेगी कि वो उसको ढूंढे। सबसे आसान तरीका क्या है, उसके घर वालों को बुला लो, उनको अरेस्ट कर लो, तो घर वाले कहेंगे बेटा तू आ जा, नहीं तो हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी चल के थाने आ जाता है। तो अगर ये होता है इलीगल डिटेंशन, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए भी आपके पास पावर है, आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हो, या उससे पहले आप नीचे संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन मूव कर सकते हो कि भाई हमारे ऐसे ऐसे बंदे को थाने में बैठा लगा। और मैंने ये किया है, एक केस में ऐसा हुआ था, जो मैंने आपको भी एक केस बताया जिसमें लड़की ने पॉक्सो की एफआईआर करी थी। उसके बाद एक केस हुआ था, उसमें मतलब इस लड़के पे एक और एफआईआर हो गई थी मारपीट की, तो उसमें पुलिस ने उसको, लड़के को, बिना किसी अरेस्ट वारंट के, एफआईआर ना हुई थी उससे पहले ही थाने में बैठा लिया था। और उसके फिर घर वालों का मेरे पास कॉल आया कि भैया वकील साहब ऐसे ऐसे उसको थाने में बैठा लिया। तो मैंने तुरंत ही कंसर्निंग मजिस्ट्रेट जो वहाँ पे थाना लगता था, मैंने वहाँ पर उनको एप्लीकेशन मूव करी, उन्होंने थाने कॉल किया और मेरे फ़ोन करने के 10 मिनट के अंदर ही लड़के को छोड़ दिया, मतलब एप्लीकेशन मूव करने के 10 मिनट के अंदर लड़के को छोड़ दिया। तो ये चीज़ है। हाँ, और ये बात सही है कि अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि भैया मैं अगर थाने जाऊँगा और पुलिस मेरे ऊपर कोई झूठा केस ना बना दे या मेरे से बदतमीजी करे, तो ऐसी स्थिति में आपको एक एडवोकेट को साथ में लेके, बिकॉज कहीं ना कहीं एक हीट मूवमेंट आ जाता है जब वो बहस चलती है। तो हीट मूवमेंट में पुलिस वाले भी, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी पुलिस रहते हैं, अब वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो थोड़े एग्रेसिव हो ही जाते हैं इतने समय में। तो उस एग्रेशन में कई बार आप भी एग्रेसिव होकर कहीं उल्टा कुछ ना बोल दो, है ना। ये एग्रेशन में क्या रहता है, कुछ लोग जैसे सामान फेंक देते हैं, तो वहाँ पे आप पे केस ना आ जाए, इसलिए आई थिंक आपको लेकर जाना चाहिए लॉयर को साथ में। लॉयर के जाने से दो चीज़ें होती हैं कि उसको मालूम है कि कौन सी चीज़ में पुलिस अरेस्ट कर सकती है और किस में नहीं कर सकती। अगर पुलिस ये सेक्शन बता रही है तो ये सेक्शन वास्तव में बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर लीगल वे है या नहीं, लीगल है या नहीं है, वो अरेस्ट करने की पावर उसको है या नहीं है। अगर हम तो कहते हैं कि भैया अगर ये केस बन रहा है, ठीक है, आप नोटिस दो 41A का, 7 साल का, हम जा रहे हैं, हमें छोड़ दो, हमारा पता, हमारे नोटिस में, आप एड्रेस में, उसमें फॉर्म में फिलअप करो, हमारा अरेस्ट मेमो बनाओ। 41A में भी अरेस्ट मेमो बनता है, पर हमको आप बिठा नहीं सकते। काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस एडवोकेट्स जाके अपने क्लाइंट को बचा सकता है। और रही दूसरी बात, जो आप कह रहे हो पुलिस का जो बिहेवियर रहता है, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर पुलिस सबसे पोलाइटली बात करने लगे, हालांकि ये बात सही है कि पुलिस को अपना, आजकल पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि जो ये पुलिस लॉ चला आ रहा है, जो पुलिस मैनुअल चला आ रहा है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का चला आ रहा है। तो अंग्रेज़ जिस प्रकार से भारतीयों के साथ, इंडियंस के साथ बर्ताव करते थे, वही बर्ताव आज की पुलिस की, जिसमें लाइफस्टाइल में, उनके काम करने के तरीके में। खुद अंग्रेज़ों ने बाहर जाके अपनी कंट्रीज़ में तो पोलाइट कर दिया,
पुलिस को वहाँ पे तो विदाउट सर और मैम बात नहीं होती, जी यूएस में भी नहीं होता, पर यहाँ पर अबे तबे के अलावा बात नहीं होती है, ये गाली गाली गलौज या तू तड़ाक के अलावा बात नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, उसको अपन दूसरे नज़रिए से देखें तो ये है कि अगर पुलिस ज़्यादा पोलाइट हो जाएगी तो अपने यहाँ का आदमी भी इतना बेशरम है कि वो पुलिस को कुछ समझेगा नहीं। बात सही है। अगर आप पुलिस वाला से आप ज़्यादा तमीज़ से, मतलब पुलिस वाला आपसे तमीज़ से बात करेगा तो आप उसको बेवकूफ़ समझोगे। तो इसलिए सामने वाले को तुरंत ही उसके ऊपर एम्पावर होने के लिए, उसको पावरलेस करने के लिए पुलिस वाले चिल्लाते हैं। आपने देखा होगा पुलिस वाले, अगर आप किसी से आपकी लड़ाई हो रही है और आप जोर से उसमें चिल्ला दो तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि सामने वाला थोड़ा सहम जाएगा, वो डर जाएगा। तो ये एक होता है, हाँ, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो पुलिस उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ही काम करती है। तुरंत गाली देना, तुरंत चिल्ला के पढ़ना, बाहर निकल यहाँ से, तो उसमें क्या होता है, आदमी सहम जाता है। ये सो सर माय लास्ट क्वेश्चन इज, यानी कि राइडर्स, बाइक राइडर्स बहुत ज़्यादा हो गए, बाहर की छोड़ो, ग्वालियर में भी अब बहुत ज़्यादा हो गए। ग्वालियर में क्रेज़ बढ़ा है कि नहीं यार, सुपर बाइक्स या नॉर्मल बाइक्स को भी एक अच्छा रैप वगैरह। सो रैपिंग जब हम करा लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रैफिक पुलिस पे आई थिंक रहता है चालान करने का, लेकिन फिर भी पुलिस एंड जितने भी कांस्टेबल्स वगैरह रहते हैं ये या तो डंडा मारते हैं, कि डंडा मारना, अगर अभी चलती गाड़ी में किसी के सर पर या किसी की पीठ पर डंडा मार रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सामने जो एक्सीडेंट नहीं होने वाला था, जिसके अपने से भी एक संदिग्ध थे, वो सस्पिशियस था आपको कि नहीं एक्सीडेंट हो सकता है, आप रोक रहे थे, वो ऑब्वियस सी बात है आगे चल के होगा अगर आप डंडा मारोगे तो। सो रैपिंग या फिर जो एग्जॉस्ट नोट को ये लोग करवा देते हैं, एग्जॉस्ट चेंज आफ्टर मार्केट, अगर कंपनी से कराएं तो क्या पुलिस हम पे चालान कर सकती है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट। एंड सेकंड, क्या हम अपनी गाड़ी पर रैप करा सकते हैं? देखिए, आरटीओ जो होता है और एक है मोटर व्हीकल एक्ट जी। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप अपनी गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन करा रहे हो, पहली बात या तो वो आरटीओ अप्रूव्ड हो ऑलरेडी। अगर वो आरटीओ अप्रूव्ड नहीं है तो अगर आप वो मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो उस मॉडिफिकेशन को आपको आरटीओ से एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अप्रूव कराना होता है, और वो भी कुछ ही चीज़ों को आप अप्रूव करा सकते हो, क्योंकि मॉडिफिकेशन को अगर इलीगल ना करें, अगर उसको अलाउ कर दिया जाए इंडेफिनिटली, तो क्या करेगा बंदा, एक क्राइम करके हल कर सकते मॉडिफाई कर सकता है। दूसरी बात, क्राइम नहीं भी करेगा, मान लीजिए उसने कार खरीदी, उस कार को वो बस बना देगा, मॉडिफाई करके उसको काट के उसकी बॉडी स्ट्रेच करके कुछ भी बना सकता है। तो इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए, और इन चीज़ों से क्या होता है, अगर अनलॉफुल आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जिस कंपनी ने वो व्हीकल बनाया उसने रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट से, सेफ्टी फीचर्स सब चेक करवा के चेक करी, उसने उस व्हीकल पर इतना लोड डाल के देखा कि ये व्हीकल इतनी स्पीड में सेफ है या इतना लोड सेफ है, तब उसने वो बनाया। और आपने आफ्टर मार्केट उसमें कुछ चीज़ें करवा के उसको एक्सटेंड करा दिया, तो क्या हुआ, व्हीकल की जो सेफ्टी है वो कम हो गई। अब आप चलाओगे, आपके साथ भी दिक्कत है, रिस्क है, और जो रोड पे चल रहा है उसके साथ भी रिस्क है। आपने देखा होगा कई बार जो लोडिंग वाले होते हैं या ट्रक्स वाले होते हैं, वो अपनी जो एक्चुअल बॉडी होती है उससे बहुत बड़ी बड़ी डबल या ट्रिपल वेट कर लेते हैं, तो उनके ट्रक्स पलट जाते हैं, चांसेस रहता है। और यही सेम चीज़ बाइक्स वगैरह में भी आती है कि भैया आप आरटीओ अप्रूव्ड अगर आपका एग्जॉस्ट नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेसिबल तक आप एग्जॉस्ट लगा सकते हो। कितना अगर बता सकते? ये तो अलग अलग डिपेंड करता है, उसमें आरटीओ ने रूल्स बना रखे हैं, उस पर ऊपर डिपेंड करता है। जैसे विंडो का है, कोई कहता है 70% तक टिंटेड होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी विंडोज़ जो होती हैं वो कंपनी से अगर टिंट होके आ रही हैं, टिंटेड ग्लास हैं, वो ही अप्रूव्ड है। आप अलग से कोई फिल्म लगवा रहे हो, लोग कहते हैं कि ये इसमें 10% ही आपकी विंडो ब्लैक हो रही है केवल, तो यार कंपनी से टिंटेड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अभी एक कार थी मेरे नोन पर, सो मेरे रिलेटिव पे, सो कंपनी से अप्रूव्ड था, कंपनी ने ही लगा के कर्टन्स दिए थे, ऐसे निकल के लग जाते हैं। उसके बाद भी पुलिस वालों ने चालान काट दिया कि नहीं आपने आफ्टर मार्केट लगाया, कंपनी ने दिया तो कंपनी तो हमें क्या लेना देना, कंपनी से आया तो भी चालान होगा। कर्टन्स लगाने पे कोई चालान नहीं होता। कर्टन्स, आप जो कर्टन लगा के आप गाड़ी नहीं चला सकते, जो कि जब गाड़ी आप ऑन रोड चलाओगे तो उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है। इसके लिए जो रीज़न है वो ये है कि आपने सपोज करिए किसी ने किसी को किडनैप कर लिया गाड़ी के अंदर, या गाड़ी में किसी के साथ कोई अपराध हो रहा है, कोई मारपीट हो रही है, कोई मर्डर हो रहा है, या कुछ भी चीज़ हो रही है XYZ, या आप लेकर कंजम्पशन कर रहे हैं, सपोज ये आप शराब पी रहे हैं गाड़ी में, तो ये सारी चीज़ें अपराध हैं। अब आपने अगर विंडोज़ कवर कर ली,
काले शीशे लगा लिए या कर्टन्स लगा लिए तो वो अंदर की विजिबिलिटी तो जीरो हो गई। जी जी जी। तो अब जो अथॉरिटी है, जो बाहर पुलिस है, उनका काम क्या है? मैंने आपको क्या बोला, Prevent पुलिस का काम प्रिवेंट करना भी है, तो वो Okay. प्रिवेंट ही नहीं कर पाएंगे। Okay. तो इस स्थिति में वो चालान काटते हैं, क्योंकि कर्टन्स लगा के आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप गाड़ी खड़ी हुई है, जब पार्क है, स्टेशनरी मोड में है, एट दैट टाइम आप कर्टन लगा सकते हो प्राइवेसी के लिए। आप चलती गाड़ी में कर्टन्स नहीं यूज कर सकते। सो मैं बैक टू द क्वेश्चन कि रैपिंग, जो अपन रैप चल रहा है आजकल, क्या कराना लीगल है या इलीगल? जो इंजन्स को मॉडिफाई कराते हैं, फाइन ट्यून कराते हैं, उसमें भी मैंने आपको वही बोला, वही क्राइटेरिया रहता है कि आपको आरटीओ अप्रूव कराना पड़ेगा। एग्जॉस्ट भी जो आरटीओ अप्रूव्ड एग्जॉस्ट आ रहे हैं ऑलरेडी, वो आप लगा सकते हैं। बट अगर हम जैसे एक एक्रोपोविक करके आता है, उसका डेसिबल साउंड ज़्यादा है, जो हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा है, मैं भी खुद बोल रहा हूँ। बट लेकिन वो तो कंपनी अगर फिट कर दे दे, कंपनी अप्रूव्ड है, कंपनी जैसे मान लीजिए कावासाकी कंपनी है, उसकी मैंने बाइक ली, मैंने उसमें एक्रोपोविक एक लगवा दिया एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट नोट उसका ज़्यादा है, डेसिबल साउंड उसका ज़्यादा है, बट वो कंपनी मेरे को लगा के दे रही है, कंपनी की तरफ से बिल आ रहा है, जीएसटी बिल आ रहा है प्रॉपर उसको खरीदने का, वो फुल सिस्टम है, यानी कि पूरे इंजन से कनेक्ट हो रहा है और इंजन से बिल्कुल बाहर तक आ रहा है। सो फिर वो अप्रूव्ड है या फिर भी वो इलीगल ही रहे? नहीं, फिर तो उसको अप्रूव माना जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास रिटर्न में उस जो आरसी रहेगा उसमें उसको मेंशन होना चाहिए। अगर आपका गाड़ी के आरसी में वो मेंशन नहीं है, जो ये मॉडिफिकेशन है, तो उसके लिए आपके पास अलग से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये आरटीओ अप्रूव्ड है। मतलब उसमें कंपनी से मतलब नहीं है, कई बार कंपनीज के ऊपर भी लायबिलिटी है कि आप वही चीज़ लगाएंगे जो आरटीओ अप्रूव करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कावासाकी से बाइक ली हो, कुछ भी आप लगवा लो। आज मान लीजिए मेरी कावासाकी की किसी मैनेजर से या बड़े अधिकारी से जान पहचान है, और मैं अपना एक एग्जॉस्ट ला के दे दूँ कि भाई ये मेरे लिए एक स्पेशल बाइक बना के दे दे, तो वो भी नहीं कर सकते, उनको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। बाइक नहीं, मतलब कि क्या रहता है, ये कंपनीज क्या करती हैं, आपकी एक स्टॉक बाइक आया, स्टॉक एग्जॉस्ट लगा है, अब वो कंपनीज से अगर हम बात करते हैं, तो कंपनीज उस एग्जॉस्ट को मंगवाती हैं, देन फिर वो अपने अथॉरिटी पे, अपनी बात पर उसको लगाती हैं। सो अगर हमें करवाना है तो आई थिंक जैसा भी आपने बताया कि आरसी में अपडेट कराना पड़ेगा पहले। आरसी में वो अपडेट होना चाहिए, या अगर वो आरसी में अपडेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह के आरटीओ के रूल्स अलग होते हैं, जैसे अपने यहाँ जो आरटीओ उसके रूल्स अलग है, तो किसी स्टेट में नहीं है, तो उसका हिसाब से आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चूँकि जब पुलिस वाले आपको रोकेंगे, ये आपको ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, तो आपको दिखा सके कि ये जो है कंपनी से अप्रूव्ड है, आरटीओ अप्रूव्ड है, तो फिर आपका चालान नहीं होगा। ओके। और कंपनी का डॉक्यूमेंट है कि कंपनी ने हमें लगा के दिया और कंपनी ने आरटीओ अप्रूव चीज़ ही लगा के दी है, सो हमारा चालान कैसे भी नहीं होगा। फिर चाहे अगर हम किसी और स्टेट में भी उसको लेकर जाएं कि भाई हमारे यहाँ के आरटीओ में क्लियर है ये चीज़। ओके। और अगर हमें रैप कराना हो किसी, जैसे कोई फिल्म तो नहीं बोलेंगे, किसी और तरीके का कोई पेपर जैसे लगवा रहे हैं आजकल, रैपिंग कराते हैं कुछ लोग, सो रैपिंग या कलर चेंज कराना है, जैसे कि मैंने मान लीजिए रेड बाइक, या फिर मेरे को करवाना है वाइट, अब उसमें वाइट कलर मिल ही नहीं रहा, वो आता ही नहीं है, कंपनी बनाती नहीं है वो वाइट कलर, अब मेरे को वाइट कराना है, सो इसके लिए क्या? मॉडिफिकेशन भी इलीगल होता है अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द कंसर्न्ड आरटीओ। अगर आप अपनी गाड़ी में, कई लोग देखा होगा पुरानी बाइकों को रिस्टोर कराते हैं, कार्स को रिस्टोर कराते हैं, तो उसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे। वो तो मेरे को मालूम है कि अगर जैसे 10 साल या 20 साल पुरानी कार, नहीं, नई भी है। हाँ। अगर आपने नई भी बाइक ली है, नई कार ली है, और मेरे को लग रहा है कि ये कार का मुझे कलर चेंज कराना है, हाँ। जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले एक वीडियो देखा था, मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आती है तो उसमें ग्रीन कलर नहीं आता, मिलिट्री ग्रीन टाइप का, मतलब काफ़ी डैशिंग सा कलर था, तो उस बंदे ने उसको आफ्टर मार्केट कलर करवाया और उसने उसको आरटीओ अप्रूव करवाया। तो वो चीज़ अप्रूव, मतलब अगर आरसी में हम उसको जाके करवा सकते हैं, क्योंकि जब आपका आरसी उठा के देखा जाएगा तो उसमें गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर और किस कलर की है, ये तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं। सो इसके लिए क्या कोई प्रोसीजर रहता है या फिर आरटीओ में अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपका लाइसेंस का अप्लाई होता है, आपका रजिस्ट्रेशन का अप्लाई होता है, इसी प्रकार से मॉडिफिकेशन का अप्लाई होता है। ओके, बस। तो दोस्तों ये थी हिमांशु चतुर्वेदी के साथ हमारी कुछ एंटरटेनिंग, कुछ कंट्रोवर्शियल और कुछ ब्रूटल केसेस के बारे में बातें। भैया से जल्द ही एक और नया पॉडकास्ट हम प्लान करवाएंगे, तब तक के लिए भैया जय सिया राम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।